Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. This is Saurabh Kumar, CEO and Physics Mentor at Vidya Mandir classes. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन से एग्जाम के बारे में? NSE JS के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको NSE JS के बारे में टोटल जानकारी देंगे। और अगर आप हमारे साथ NSE JS में हेल्प चाहते हैं, विद्या मंदिर क्लासेस आपकी हेल्प करें NSE JS के प्रिपरेशन में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के फॉर्म को आप भर लीजिए, तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे टच में आ जाएंगे और आपको हम हेल्प करेंगे NSE JS के एग्जाम को क्रैक करने में। चलिए आइए बात शुरू करते हैं NSE JS के एग्जाम की। तो जो जूनियर साइंस का एग्जाम है NSE JS बहुत फेमस एग्जाम है और देश में काफ़ी सारे सीरियस बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और उसमें एक्सेल भी करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे ट्रिकी पार्ट अगर NSE JS के अंदर कोई होता है वो यही होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि मैं हर साल देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों का बहुत मन होता है बट कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं एलिजिबिलिटी को लेके। अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी में क्या है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2009 एंड 31 दिसंबर 2010 के बीच में होनी चाहिए और दोनों ही डेट्स जो हैं वो इंक्लूसिव हैं, राइट। तो अगर इसके बाहर हो जाती है या इसके आगे चली जाती है तो आप इस एग्जाम को नहीं लिख सकते, चाहे आपका कितना भी मन हो और चाहे आप किसी भी क्लास के अंदर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th या उससे नीचे के होने चाहिए, ठीक है। तो जो टिपिकल मेरा एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा इसको जो अटेम्प्ट कर सकते हैं वो 9th क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है। बट ये जो कहता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कहता है कि आपकी क्लासेस जो है क्लास 10th या उसके नीचे की होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम अर्लियर देन 30 नवंबर 2023। मस्ट नॉट हैव, ठीक है, मतलब आप 10th पास नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में पूरा गेम है NSE JS का। वो क्या कह रहा है, एक तो आप 10th पास नहीं होने चाहिए, 10th या उससे नीचे के होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस विंडो के अंदर फॉल करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि आप इंडियन स्कूल सिस्टम में पढ़ रहे हो कब से कम 30 नवंबर 2021 से, यानी एटलीस्ट 2 साल से, जब आप NSE JS का एग्जाम लिख रहे होंगे उससे पहले 2 साल तक आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, यह है कि आप एलिजिबल होने चाहिए इंडियन पासपोर्ट के लिए और आप नहीं अपीयर करने चाहिए। किस किस में नहीं अपीयर करने चाहिए? NSEA में, NSEB में यानी बायोलॉजी, NSEC यानी केमिस्ट्री, यानी NSEP यानी फिजिक्स ओलंपियाड्स में, यानी एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड 2023 में आप अपीयर नहीं होने चाहिए। वैसे ये बात यहां से भी क्लियर हो जाती है कि आप 10th पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ओलंपियाड नॉर्मली 11th 12th के बच्चे ही अपीयर करते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है NSE JS की जब हम बात कर रहे होते हैं। आइए आगे देखते हैं एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा, एग्जाम किस प्रकार का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सारी बात अब हम इसमें देखते हैं। फॉर्मेट एग्जाम का कैसा है? फॉर्मेट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होगा, एक तो लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं NSE JS का। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय आपको अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को चूज करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, SCQ और MCQ दोनों होंगे, यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है और मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है। किस टाइप का पैटर्न बन गया, JEE एडवांस्ड बन गया। तो जो 48 क्वेश्चंस होंगे जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होंगे, उसमें आपको क्या मिलेंगे, +3 मार्क्स मिलेंगे सही करने के क्वेश्चन और -1 मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ना तो कुछ मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे। तो आपके पास कितने सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गए? 48 सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गए। 3 मार्क्स फॉर
करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। उसके बाद 12 क्वेश्चंस जो है वो कैसे हैं? 12 क्वेश्चंस हैं मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, जिसके अंदर एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं और 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे कंफ्यूजिंग जो है वो कौन सा है? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं। कितने क्वेश्चन हैं ऐसे? 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चन मिले, कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें? आपको 6 मार्क्स मिलेंगे जो है आपको करने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ कहां पर है? सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। यानी टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए? 48 + 12 यानी 60 क्वेश्चंस आपके पास हो गए, ठीक है। तीसरी बात क्या है? कौन कौन से सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो सब्जेक्ट पूछेंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से एंड मैथमेटिक्स से। यानी अगर 9th 10th के बच्चों की बात करूं तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं कि साइंस एंड मैथ्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या सिलेबस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सिलेबस है? ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स में सिलेबस क्या है? अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, नंबर थ्योरी है। और आप जब इसको रजिस्टर करेंगे तो साइट पे भी सिलेबस देखेंगे। फिजिक्स में क्या है? मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। यानी 9th वालों को कुछ चैप्टर्स 10th के पढ़ने पड़ रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या है? पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड्स एंड बेसिस है। बायोलॉजी में क्या है? सेल स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है और इकोलॉजी है। तो 9th के जो बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं वो 10th के भी कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आप वीएमसी की हेल्प चाहते हैं तो नीचे दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और हम आपकी हेल्प करेंगे एनएससी के एग्जाम को क्रैक करने में। आगे बात करते हैं और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ये IAPT यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी रिकॉग्निशन हर जगह पर है। तो सबसे पहली बात है रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। आपको एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलती है। दूसरी बात है बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका 9th और 10th के जो साइंस और मैथ्स के बेसिक्स हैं वो इमेंस हो जाते हैं और आप जब 11th और 12th में कुछ भी करना चाहें तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। और अगर आप साइंस नहीं भी लेते हैं तो भी लाइफ लॉन्ग आपकी साइंस और मैथ्स की फाउंडेशन जो हो गई वो क्या हो गई? परफेक्ट हो गई, राइट। थर्ड बेनिफिट क्या है? गेटवे टू हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो इसके बाद जो आप जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको एलिजिबिलिटी में बताया कि जब आप 11th में आ जाएंगे तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड 11th एंड 12th में जब भी आप होते हैं, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड, इन सब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी आपको और लेवल पर ले जाने की तैयारी जो है वो NECJS करता है, आपको एक तरीके से लॉन्च पैड करता है। किसके लिए? सीनियर ओलंपियाड्स के लिए, ठीक है। आइए आप बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज पर, ठीक है। तो जब भी हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस को समझना, उसके सिलेबस को देखना। क्योंकि क्या होगा अगर आप देखेंगे तो लोग आपको मिसगाइड करेंगे। कोई कहेगा कि NSCJS में 11th का सिलेबस आता है, कोई कहेगा 12th का आता है, कोई कहेगा ग्रेजुएशन का आता है, कोई कहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का आता है, कोई कहेगा बीटेक का आता है। तो ये किसी की बात नहीं सुननी होती कभी भी लाइफ में। किसको देखना होता है? जो ऑफिशियल ब्रोचर होता है उसके अंदर किसको देखा जाएगा? सिलेबस को देखा जाएगा। सबसे पहली चीज सिलेबस ध्यान से देखिए। दूसरी चीज क्या करें? रेफर टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन सी है आपके लिए? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आपके लिए NCERT की किताब, ठीक है। और आपका जो उसके सपोर्टिंग मटेरियल है, ठीक है। कोई हाई फाई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऊंची क्लासेस की किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद है प्रैक्टिस सॉल्विंग MCQ एंड सैंपल पेपर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब हम MCQ एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मल्टीपल चॉइस की या सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की, तो टाइम के अंदर क्या हम 60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं? तो क्लॉक लगा के, अलार्म लगा के हमें क्या करना है? इसको
चेक करना है कि हम 3 घंटे में 60 क्वेश्चंस कर लेते हैं, कितने हमारे पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं, कितने हमारे नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने नेगेटिव मार्क्स को क्या कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं। और क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए जैसे सिलेबस की बात मैंने करी, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको एग्जाम की डिफिकल्टी, एग्जामिनर का फेवरेट, एग्जाम की साइकोलॉजी, तीनों चीजों को क्लियर करते हैं। तो जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर पर 200% फोकस करना है, ठीक है। उसमें कोई भी कट नहीं करना है, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना है। आगे देखते हैं स्टडी रिसोर्सेज, ठीक है। क्या क्या स्टडी रिसोर्सेज यूज करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट। जब मैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कहता हूं तो दोनों बातें मैं कह रहा हूं, यहां पे ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंटली कि एनसीईआरटी की किताब जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, दोनों को स्टडी करना है। जब आप ऐसे एग्जाम्स देते हैं जो हायर ऑर्डर एग्जाम्स हैं, जहां पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पे एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। दूसरी बात, जो विद्या मंदिर वीएमसी आपको स्टडी मटेरियल रेफर करा रही है, अपना बना के दे रही है, वो एक्सरसाइजेज आपको करनी है जो हमारे टीचर्स आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, उसको भी आपको करना है। तो जो बच्चे नॉन वीएमसी के हैं और हमसे हेल्प चाहते हैं, वो प्लीज नीचे दिए गए फॉर्म लिंक को में क्लिक करें, उसको फिल करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। तो प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्या है कि एक तो पूरा 25 साल के पेपर को एनालाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड इन क्वेश्चंस को देखना है। ट्रेंड इन क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर साल, तो रिफ्लेक्शन में से पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्शन में से पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में से अगर पूछ रहे हैं तो प्लेन सरफेस से पूछ रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस से पूछ रहे हैं। रिफ्रैक्शन में पूछ रहे हैं तो प्लेन सरफेस से पूछ रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस से पूछ रहे हैं कि प्रिज्म से पूछ रहे हैं। ये सारी चीजों को ट्रेंड एनालिसिस के अंदर कहा जाता है, ठीक है। वैसे IOQM जो है, जो ये IAPT है, वो भी आपको शायद 100 रुपीज देके, जहां तक मुझे ध्यान है, आपको ये सारे रिसोर्सेस दे रहा है, ठीक है। बट वो आपकी मर्जी, आप उसको लेना चाहें या वैसे भी आप फ्री में भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? सबसे पहली बात है कि जैसे हमें 60 क्वेश्चन करने हैं और 3 आवर्स है, 2 सेक्शन हैं, एक में SCQ है और एक में MCQ है, तो हमें कितना टाइम किसको देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या गलती करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये गलती कर देते हैं कि हम क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं होगा, ये तो घर पे जितनी बार मैं कर रहा था, मेरे से तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो जाता था, मेरे से तो हमेशा मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो जाता था, मेरे से तो हमेशा नंबर थ्योरी का क्वेश्चन हो जाता था, आज भी मैं करके रहूंगा। और मैंने 15 मिनट 18 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दिए, जिससे आगे आने वाले सरल क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनेशन के अगर आप पेपर देखें, चाहे स्कूल का हो चाहे कंपटीशन का, कभी ये नहीं लिखा होता कि स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये तो हम अपने आप सोच लेते हैं कि हमें 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है, 1 करना है, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4। तो हमारे दिमाग की सोच है, कहीं इंस्ट्रक्शन में तो नहीं लिखा है। तो किसको करना होता है? हमेशा सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करना है। इजी क्वेश्चंस को करने से क्या होता है, एग्जाम के जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो एग्जाम का फेट डिसाइड करते हैं, एग्जाम की किस्मत डिसाइड करते हैं, एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करते हैं। एग्जाम के पहले 15 मिनट एग्जाम की किस्मत डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर पहले 15 मिनट में हमने क्वेश्चंस ठीक करे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, हमारा जो क्वेश्चन हमको कम भी पता है उसको भी हम ठीक करते ले जाते हैं। शुरू के 15 मिनट अगर खराब हो गए, हमारे क्वेश्चन गलत होने शुरू हुए, तो नर्व्स हमें पकड़ लेती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब नीचे जाता है तो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। घर जाके आप कहते हो कि मुझे सब कुछ आता था पर मेरा पेपर खराब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नर्व्स ने आपको पकड़ लिया, आप उस पेपर को नहीं कर पाए। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर मॉडरेट करने हैं और सबसे लास्ट में क्या करने हैं, डिफिकल्ट करने हैं। यहाँ पे जिस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है
बहुत ज्यादा तुक्के यानी फ्लूक नहीं मारने हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं आप एक आध क्वेश्चन में, बट टू मच ऑफ फ्लूकिंग will destroy your paper. It's a very you can say cutthroat Olympiad exam, right? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है? जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है IAPT.org.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स.org.in। रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा? 14 सितंबर तक चलेगा। एग्जाम की डेट क्या है? 26 नवंबर 2023 है। एग्जाम का टाइम क्या है? 2:30 PM to 4:30 PM है, यानी 2 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। डिटेल्स एप्लीकेशन प्रोसेस की क्या है? 200 रुपए है जो आपको देने पड़ेंगे। प्राइजेस क्या है? सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट मिलेगा आपको, जो कि बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके सीवी के अंदर ये ऐड हो जाता है, जॉब के सीवी में भी ऐड होगा, हर जगह ये ऐड कर सकते हैं। ये एक क्वालिफाइड एग्जाम है आपको लिखने के लिए, ठीक है। गोल्ड मेडल्स मिलते हैं जो इसमें आगे जाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है जो आपको मैंने पहले भी बताई कि इंटरनेशनल ओलंपियाड्स तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती है। टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से होंगे? जब आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो IAPT की वेबसाइट पर आपको सारे मेजर सिटीज एज टेस्ट सेंटर मिल जाते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर इन सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो आप वहीं पर जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तब आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं कि आपकी सिटी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो टेस्ट सेंटर होगी ही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट कब आएगा? बात तो इतनी सारी हो गई, रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट जो कह रहे हैं कि टेंटेटिवली जनवरी 2024 में रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा? रिजल्ट आने के बाद ये होगा कि जो बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे वो फिर इंडियन नेशनल ओलंपियाड यानी INO में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जो INO में पार्टिसिपेट करेंगे वो उसमें से जो क्वालिफाई करेंगे वो इंटरनेशनल राउंड में जाएंगे। हर ओलंपियाड में ऐसी ही कहानी होती है, पहले बेसिक, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है रिजल्ट्स इसके डिक्लेयर होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस आगे बनेगा। तो कंक्लूजन ये है, NSE-JS जो जूनियर साइंस के अंदर एक लैंडमार्क एग्जाम है, एक कंस्ट्रक्टिव एग्जाम है। अगर आप इसको देते हैं तो आपकी साइंस की फाउंडेशन तो स्ट्रांग होती है, बट इस उम्र में एक बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ लगता है। और अगर अचीवमेंट नहीं भी लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है तो नई लर्निंग होती है, एग्जाम देने की प्रैक्टिस होती है। इंडिया नेशनल लेवल पर एग्जाम आपने दिया, अच्छे बच्चों के साथ कॉम्पीट किया, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिला, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, एंजॉय करते हुए NSE-JS के लिए प्रिपेयर करना है या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बहुत बहुत गुड विशेस देता हूँ NSE-JS के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर आप VMC की हेल्प चाहते हैं NSE-JS में तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको फटाफट अप्रोच करेगी और आपकी हेल्प करेगी इसमें NSE-JS की तैयारी में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर NSE-JS। गुड बाय फॉर नाउ, मीट यू अगेन।